अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं यहाँ पे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो रिव्यू एक्सरसाइज है 7 चैप्टर की वो करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉट 60। आपने यहाँ पे कॉट 60 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बेटा कॉट 60 आपने सिंपल यहाँ पे टेबल से आपने इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है। कॉट 60 बेटा आपको पता है कॉट किसका उल्ट होता है? कॉट उल्ट होता है टेन थीटा का। किसका उल्ट होता है? टेन थीटा का। तो आप देखें टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, तो आपने इसको ही उल्टा करके लिख लेना। ठीक है, यानी कि वो पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कॉट आपके पास 60 पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि वो इक्वल होता है 1/10 60 के। तो 1/10 60 की यहाँ पे क्या वैल्यू आपने देखी है, वो है 1/√, यानी कि 1060 की √3 है। तो वो लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर है 1/√3 है। आप यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा इसका यहाँ पे आंसर है। तो जो भी यहाँ पे आंसर होगा वो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बन रहा है, तो यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव इन डैश क्वाड्रेंट। इनके तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो वो भी आपने इसी जो है ना फार्मूला वाले से देख लेना है। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल रहा है कि ऑल जो पॉजिटिव किस में होते हैं, क्वाड्रेंट 1 के अंदर होते हैं। ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहाँ पॉजिटिव होते हैं? क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होते हैं। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, क्वाड 1 वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कोसिकेंट थीटा किसका पॉजिटिव कहाँ होता है। तो बेटा आपको पता है कोसिकेंट यहाँ पे किसका उल्ट होता है? कोसिकेंट यहाँ पे साइन का उल्ट होता है। तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? तो बेटा साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपने बता देना कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। आप कहेंगे पहले और दूसरे दोनों में पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, पहले में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन थीटा और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव हैं। इस वजह से आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर आपने क्या कह देना, क्लिक कर देना, यानी कि सी वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आप चेक करेंगे साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होगा। तो बेटा आपको पता चल रहा है साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या होगा, ये बेटे आपके पास आपने इसी तरह से आपने यहाँ पे फॉर्मूले वाले में देख लेना है। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? वो कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ये फार्मूला वाला जो आपने टेबल पीछे देख लेना है। ठीक हो गया, तो यानी कि ये किसके बराबर है? ये आपके पास प्लस कॉस थीटा के इक्वल है, तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो वो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूले में से देख लेना है। tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर है? वो माइनस tan थीटा के बराबर है। तो बेटे आपको पता है कि माइनस क्यों आ रहा है इसके साथ? इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये tan यहाँ पे देखें ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है ना, ये वाली चीज़, यानी कि ये को ना इधर 90 होता है, इधर 180 है, तो 180 से पीछे जा रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो सेकंड में ओनली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो tan तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है यहाँ पे लॉ ऑफ साइन कौन से हैं। तो बेटा आपने पढ़ा था लॉ ऑफ साइन कौन सा, यानी कि यहाँ पे जो उसका फार्मूला क्या है। तो बेटा लॉ ऑफ साइन का आपने पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला ये होता है a ओवर साइन अल्फ़ा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गैमा, यानी जिनमें सेम हो। ठीक हो गया, ऊपर और नीचे वाला सेम हो। ए अल्फ़ा, बी बीटा, सी गैमा हो। ठीक है, तो वो वाले होंगे। ये देखें ना, इसमें इस वजह से नहीं है, ये अल्फ़ा इधर बी आ रहा है, गलत बात है। बीटा ऊपर ए आ रहा है, गलत बात है। ऐसे आप चेक करेंगे, ये सारे गलत है, और इसका राइट आंसर क्या है? सी वाला है। अब 8 वाला पार्ट में देखें, लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा है। तो बेटा लॉ ऑफ कोसाइन में ये वाला काम होता है कि जिसमें देखें ना, जैसे कि कॉज अल्फ़ा है, तो बेटा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू होना चाहिए बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, यानी कि अगर ये बात होती तो बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर और माइनस ए का स्केयर होना चाहिए था। यानी कि आपने सिंपल यहाँ पे ना आपने इसके फॉर्मूले में चेक कर लेना है। ठीक है, आपने पेज नंबर यहाँ पे निकाल लेना है, पेज नंबर यहाँ पे 132। तो वहाँ पे आपने फार्मूला जो आपने पढ़े हुए थे उससे मैच कर लेना है। जैसे कि मैंने मैच कर लिया, तो आपके पास जो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे बेटे, आपके पास ये वाला सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये देखें कॉस गैमा किसके बराबर है? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी कि जो गैमा है उसका यानी कि आपने माइनस करना होता है उसमें, यानी कि माइनस सी का स्केयर ओवर क्या है? 2ab, यानी कि ये सी वाला आपके पास यहाँ पे आंसर बन रहा है।
और 8 वाले का आपने चेक करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC बन रहा है कि नहीं है। तो बेटा उसका आपने चेक किया था, यहाँ पे देखें आपके पास ये वाले फार्मूलाज थे, ठीक है। इन फार्मूलाज में से आपने देख लेना कौन सा मैच कर रहा है। जैसे कि इनमें से मैंने मैच किया, यहाँ पे कौन सा बेटे बन रहा है आप खुद देख लें। तो बेटे यहाँ पे ये वाला नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे ए और अल्फ़ा सेम आ रहे हैं, तो ये वाला काम नहीं होना। यानी कि ये दो साइड और एंगल डिफरेंट हो, दो साइड और एंगल डिफरेंट हो। बी सी बीटा नहीं, बी और बीटा गलत बात, ये वाला भी नहीं और ये वाला आपके पास सही है, क्योंकि ये कहना दो साइड है उनका अपोजिट एंगल यानी कि बीटा गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला, ठीक हो गया। तो इस वजह से इसका आंसर ये है, ठीक है। 8 वाले पार्ट का क्या आंसर है, डी वाला राइट आंसर है। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो बेटा जी इसमें 9 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बैरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम। तो बेटा पता है आपको बैरिंग किससे मेजर किया जाता है, नॉर्थ साइड से मेजर किया जाता है। और बैरिंग इज रिटर्न एज कितने जो है ना फिगर्स में लिखा जाता है, बेटा वो 3 फिगर्स में लिखा जाता है, यानी कि 3 डिजिट्स में लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली बात सी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया बेटा। ये थे इसके यानी कि क्वेश्चन जो MCQs टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम इसका करने लगे हैं यहाँ पे जो है ना इसके जो कह लें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच, यानी कि आपने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। यहाँ पे 3 पार्ट्स आपके पास गिवन है, तो आपने तीनों फाइंड करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, ओके हो गया। तो बेटा जी यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में आपके पास 3 यहाँ पे साइड्स गिवन है ABC। जब भी आपके पास 3 साइड्स हों, क्या हूँ 3 साइड्स हों, तो आपके ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कौन सा लगता है, तो बेटा वो ये वाला लगता है। जब भी आपके पास 3 साइड हों तो यहाँ पे हीरो फार्मूला लगेगा। हीरो फार्मूला क्या होता है, ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। और यहाँ से S क्या होता है, S असल में ये होता है इन तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि बेटा जी यहाँ पे मैंने फार्मूला इसका लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। ए की जगह यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, ए की जगह यहाँ पे मैंने पुट किया यहाँ पे 4। इसी तरह से बी की जगह मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 6 और सी की जगह मैंने क्या पुट किया 8। ये देखें ना मैं फार्मूला लिखा हुआ था, एस पहले कैलकुलेट करते हैं ना, ओवर 2 वैसे का वैसे ही। 4x इज 10 हो गया, 10 एंड 8 18 ओवर 2 आ जाएगा। 18 ओवर 2 को यहाँ पे कट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। तो एस यहाँ पे बेटे आपके पास 9 आ गया। अब आपने जो एस आया वो इस फॉर्मूले में पुट करना है, एस और ABC की वैल्यूज़। एस यानी कि 9 है इंटू 9 माइनस A की वैल्यू यहाँ पे 4 थी वो लिख दी है यहाँ पे। इसी तरह से 9 माइनस जो आपके पास 6 और इस तरह से 9 माइनस 8 हो जाएगा। इतनी बेटे बात समझ लग गई है, यानी कि वैल्यू सिंपल पुट की हैं। A की जगह उसकी वैल्यू, B की जगह उसकी वैल्यू, C की जगह उसकी वैल्यू और S की जगह उनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 वैसे का वैसे ही, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में 6 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेटे 9 5 क्या होता है, 45 होता है। तो 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 135 भी आंसर आएगा। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 1। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई है, जिनका सिंपल यहाँ पे हीरो फार्मूला लगना था। अब पार्ट 2 में आप चलें तो उसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो जब भी आपके पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे साइड्स कौन सी गिवन है, BC है और उसका अपोजिट एंगल गैमा गिवन है। तो आपने चेक कर लेना कौन सा फार्मूला लगेगा। बेटा वो ये यहाँ पे आपके पास फार्मूला गिवन है, BC गिवन है और अपोजिट यहाँ पे BC की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या गिवन था। तो बेटा जी यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिस्टेक होगी हुई है क्वेश्चंस की, यानी कि बुक वालों के क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक है। तो बेटा यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है 2 अपोजिट साइड होती हैं और एक यहाँ पे जो है एंगल जो है जो यहाँ पे गिवन होता है वो उसका अपोजिट होता है यहाँ पे। तो देखिए ना BC है तो यहाँ पे अल्फ़ा होता है, तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है, ये अल्फ़ा है। क्या कह लें, ये क्या है आपके पास अल्फ़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो गैमा रखते हैं तो यहाँ पे तो आप फार्मूला ही नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो यहाँ पे फिर देखें BC हाफ BC और साइन अल्फ़ा वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक हो गया बेटे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपने जो है ना क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कर लेनी है, आपकी बुक वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें से आपने मिस्टेक को दूर कर लेना है, यानी कि गैमा की जगह आपने अल्फ़ा लगा लेना है, ठीक है। तो अब आगे करने लगे हैं। यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका फार्मूला पुट कर देते हैं।
फार्मूला बेटे आपके पास क्या है यहाँ पे, एरिया ट्राइंगल हाफ बी सी साइन अल्फा आ गया, यानी कि हाफ की वैल्यू वैसे ही। अब बी की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.1 वो लिख देंगे, और सी की वैल्यू जो 5 गिवन है वो लिख देंगे, और साइन अल्फा जो आपके पास 45 गिवन है वो काट देंगे। अब यहाँ पे बेटे आपने कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है, साइन 45 का 1/√2 आंसर आता है। इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कटिंग आउट कर लेंगे। 5 को 2 के साथ कट करेंगे तो 2.5 आएगा, और 2.1 वैसे ही है। अब इन सब को कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपने इस तरह से आंसर लिख लीजिएगा। ठीक हो गया बेटे, ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। अब बेटे पार्ट नंबर 3 में देखिए यहाँ पे कितनी साइड गिवन है। यहाँ पे बेटे एक साइड गिवन है, और यहाँ पे कितने एंगल गिवन है, 2 एंगल गिवन है, यानी कि 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है। तो बेटा आपने यहाँ पे उसका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पुट कर लेना है। अब आपने पढ़ा होता है जब 2 एंगल यहाँ पे आ रहे हैं और एक साइड आ रही हूँ, आपके पास जो एंगल यहाँ पे गिवन है वो गिवन है गैमा और अल्फ़ा, यानी कि क्या गिवन है, गैमा और अल्फ़ा, यानी कि गैमा और अल्फ़ा गिवन है, और बी आपके पास साइड गिवन है। तो यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगेगा, ये दरमियान वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक हो गया बेटे, वो मैंने फार्मूला तो लिख लिया है, लेकिन उससे पहले जो एक स्टेप करना पड़ता है, जब भी आपके पास 2 एंगल गिवन हो तो उसके लिए एक स्टेप करना पड़ता है। वो स्टेप ये करना पड़ता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, यानी कि आपने तीसरा एंगल यहाँ पे क्या कर लेना होता है, फाइंड कर लेना होता है। क्या करना होता है, तीसरा एंगल यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो तीसरा एंगल बेटे कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना फार्मूले के अंदर यहाँ पे तीनों एंगल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तीनों एंगल्स फाइंड हों तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरा एंगल फिर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड करना था अल्फ़ा और गैमा गिवन है, बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें बीटा यहाँ पे रहने देंगे, दूसरों को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि असल में हमने क्या किया है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, अल्फ़ा और गैमा को ऐड किया, यहाँ पे क्या आ गया, 80 आ गया। 180 आपको पता है वो वैसे ही आ गया यहाँ पे। अब ये देखें ना, ये प्लस 80 हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। अब 180 में से 80 निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 100। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। ओके हो गया, ठीक है। अब ये काम हो गया, तो अब वही काम करना है जो आपने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे बेटे आपके पास साइड सी गिवन है, एंगल यहाँ पे गिवन है गैमा और अल्फ़ा। तो ज़ाहिर है इसके ऑपोजिट आपने एंगल को ऊपर रखना है, यानी कि अल्फ़ा को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे बीटा को ऊपर रखेंगे, यानी कि फार्मूला ये यूज़ होगा। सी वाली साइड गिवन है, ये साइड नहीं थी गिवन, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। ठीक है, सी साइड गिवन है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया है, सी का स्केयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ये वैल्यूज़ अब आपने देख के लिख लेनी है। यहाँ पे सिंपल आपके पास जो भी सी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू बेटे आपके पास क्या थी, 3.1 थी। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया। उसका स्केयर साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 36 थी, तो वो मैंने लिख लिया। साइन बीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या थी, जो आपने फाइंड किया वो 100 थी, और यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही, और साइन गैमा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 44 थी, वो यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे इनको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो 3.1 का स्केल करें तो आपके पास आता है 9.61, और साइन 36 की वैल्यू ये आती है, और साइन 100 की ये आती है, और इसी तरह से 2 इंटू साइन 45 की ये वैल्यू आती है। अब यह क्या क्या करूँगा, अब इन ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस तरह से नीचे वालों को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक हो गया, तो ये था बेटे इसके ट्रायंगल का आंसर। ठीक हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर। ये पार्ट नंबर 3 था। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सॉल्व करें ट्रायंगल को। आपके पास यहाँ पे 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। अब ट्रायंगल को सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या गिवन है, 2 साइड्स गिवन है और एक जो यहाँ पे एंगल गिवन है। तो जब भी आपके पास 2 साइड एक एंगल गिवन हो तो आप साइन ऑफ लॉ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। साइन ऑफ लॉ आपके पास क्या है, वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्या है जी, यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्या है जी, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा।
ये आपके पास साइन अल्फा है, यानी कि आपके पास वैल्यूज़ क्या किस किस की गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि आप इतना सा यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से काम करूँगा। यहाँ पे देखें इसी को यूज़ किया है, ठीक है, इतना यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से मैं इसको इधर ले जाऊँगा, यानी कि इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और बाकी क्या करूँगा, ये जो आपके पास क्या है, इसको इधर ले आऊँगा, ए को यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, यानी कि बी साइन अल्फ़ा ओवर ए, ठीक है। ये इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे 3.4 थी, वो लिख लिया है। साइन की जो आपके पास अल्फ़ा जो था, अल्फ़ा यहाँ पे 49 गिवन था, वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। और जो आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5.4 थी, वो लिख लूँगा। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपने बेटे यहाँ पे लिख लेना है, ठीक हो गया। तो वो आ जाएगा जो आंसर, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने साइन इनवर्स करना है, यानी कि बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसका आपने इनवर्स ले लेना है, ये जो वैल्यू आई है उसका क्या ले लेंगे, इनवर्स लेंगे। जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया बेटे। इतनी बेटे बात समझ लग गई है, यानी कि बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, साथ में आपने डिग्री लगा देना है। ओके हो गया, यानी बीटा की वैल्यू ये आ गया। अब बीटा की वैल्यू तो ये आ गई है, यानी कि अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपके पास क्या चीज़ नहीं आई, गैमा भी नहीं आया और सी भी नहीं आया, तो गैमा कैसे फाइंड करेंगे। जब भी है बेटे आपके पास दो एंगल गिवर हो जाए तो आप तीसरा एंगल फाइंड करना हो तो आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गैमा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने दूसरी साइड पर जाएंगे तो यहाँ पे इनको क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। आपने तो गैमा की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस वजह से आपने जो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है 49, वो मैंने लिख दूंगा, और इस तरह से बीटा की जो वैल्यू है वो जो अभी फाइंड की थी वो लिख देंगे। अब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, कैलकुलेट पे लिखेंगे 180 माइनस 49 माइनस 28.37 डिग्री। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या आया, 102.63 जो आपके पास डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ गई है। अब बेटे आपके पास ये भी आ गई, ये तो चारों आ गए थे, ये भी यानी कि आ गया। अब सी की वैल्यू नहीं आई है, तो मैं इतना सा यहाँ पे साइन ला यूज़ करूँगा, इतना सा, ठीक हो गया। तो इतना सा बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सी बेटे यहाँ पे हम ऐसे ही रख लेंगे इधर। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन बीटा वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा बी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या गिवन थी, बी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन थी 3.4, तो वो लिख दूंगा। और साइन गैमा की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड की है तो वो क्या थी, 102.63 है। और नीचे साइन यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी वो क्या थी, 28.37, तो वो यहाँ पे लिखी है। अब आपने कैलकुलेट से यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक हो गया। इसको कैलकुलेट करने के यानी कि पहले लिखेंगे 3.4 साइन इंटू ये लिख के उसका जो आंसर आएगा उसको आपने साइन 28.37 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर है, ठीक हो गया। तो ये था बेटे इसका पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बेटा जी अब आपके पास इसका पार्ट नंबर जो 2 आ चुका है, उसमें क्या कह रहे हैं, एक सी की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू है और गैमा की वैल्यू गिवन है। तो बेटे अब भी इसमें भी आपके पास दो एंगल गिवन है, तो जब भी बेटे आपके पास दो एंगल गिवन होते हैं तो आप क्या करते हैं, तीसरा एंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये स्टेप करते हैं, क्या, जब भी दो एंगल गिवन हो तो आप क्या करते हैं, तीसरा एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें गैमा और अल्फा की वैल्यू गिवन थी, यानी कि ये और इसकी वैल्यू, इसकी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे बीटा इस साइड पे रखूँगा और इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। ये फार्मूला तो बहुत इस तरीके से आता है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। ये फार्मूले को यूज़ करते हुए बीटा इधर ही रहेगा, अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, गैमा भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब अल्फा की जगह उसकी वैल्यू, गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 180 माइनस अल्फा की जगह 32 माइनस गैमा की जगह 48, वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 180 में 32 निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस 48 निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। तो यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई है।
क्या आ गया है 100 आ गया। अब हम क्या करते हैं फिर यूज़ करते हैं बाय साइन ला। साइन ला यहाँ पे ये वाला साइन ला यूज़ करेंगे। आपको पता है यहाँ पे वैल्यूज़ किस किस की गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा गैमा और बीटा की भी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यानी कि तीनों एंगल यहाँ पे गिवन है और साइड आपके पास सी गिवन है। तो सबसे पहले हम इतना सा ला यूज़ करेंगे, यानी कि बी वाली फाइंड करेंगे वैल्यू, ठीक है। इतना सा आप ला यूज़ करेंगे ये वाला जो है, ठीक है। तो ये ला यूज़ करने लगे हैं, यानी कि आपके पास क्या है बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये यूज़ किया हमने। यहाँ पे फाइंड क्या करना था, बी फाइंड करना है, क्योंकि सी की वैल्यू गिवन है, इसकी भी इसकी भी गिवन है। तो यानी कि ये इधर डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बी इज इक्वल टू सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। ठीक होगा बेटे, इतनी बात समझ लग गई है। अब सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की जगह उसकी वैल्यू और गैमा की जगह उसकी वैल्यू। अब आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। 81 मल्टीप्लाई साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन 48, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक हो गया बेटे, ये तो आपने फाइंड कर लिया बी की वैल्यू। ये किसकी बेटे वैल्यू फाइंड किया, बी की। बी की क्या आ गई 107.34 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अब ये भी आ गई, ये सारे आ गए, यानी कि ए की वैल्यू अब रहती है। तो ए की वैल्यू बेटे कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला साइन ला यूज़ करोगे, इतना सा, ठीक है। इतना सा यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिख लेंगे बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा, वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि बी की वैल्यू जो अभी आपने फाइंड की थी, जो आपके पास क्या आई थी 107.34, ठीक है, वो वैल्यू पुट की है। और यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा अल्फ़ा आपके क्वेश्चन में जो गिवन था वो 32 था, तो वो लिखा है यहाँ पे। और साइन यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की थी वो क्या थी बेटे 100 आई थी। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखें 100 बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा की वैल्यू 32 थी, वो मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आया वो आपने यहाँ पे लिख देना है और यही आपने फाइंड करना था। तो ये इतना सा इसका पार्ट था। क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 2 की अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यहाँ पे आपके पास गिवन है, इन विच MAB MBC और MAE, यहाँ पे ये आपके पास वैल्यूज गिवन है। तो आपने बेटे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड यानी कि आपने करना है कैलकुलेट AG, यानी कि A से G तक जो आपने जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसका आंसर आपने लिखना है, आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर उसका आंसर हो। और कैलकुलेट करना है, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करना है यहाँ पे एंगल A से G का एंगल और उसकी जो बेस यहाँ पे प्लेन गिवन है ABCD जो प्लेन है उसके साथ, यानी कि ये एंगल फाइंड करेंगे। एक तो ये काम है और दूसरा A से G तक आपने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, दो काम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया। अब आपको पता चल रहा है मेजर AE आपके पास गिवन है, मेजर AB आपके पास गिवन है और BC आपके पास गिवन है। तो आपने फाइंड क्या करना है, A से G तक को आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे आप जो ज़रा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या आपके पास गिवन है। यहाँ पे जो विड्थ है वो आपके पास यानी कि AB यानी कि आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो थी ये वाली वो आपके पास सॉरी ये लेंथ है, लेंथ आपके पास क्या गिवन थी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हाइट यहाँ पे यानी कि ये देखना हाइट यहाँ पे क्या गिवन थी 3 सेंटीमीटर गिवन थी। तो यहाँ पे आपने बेटे एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फार्मूला आपने क्या कहना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायगोनल का फार्मूला है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला। उसमें ये होता है विड्थ का स्केयर प्लस लेंथ का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर। तो यहाँ पे विड्थ की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो 5 का स्केयर लिख लेंगे। उसी तरह से लेंथ यहाँ पे क्या गिवन थी 7 का स्केयर लिख लेंगे। और यहाँ पे हाइट क्या थी 3 थी तो 3 का स्केयर लिख लेंगे। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब आपने इन सबको किस स्केयर लेना है, 5 का स्केयर यहाँ पे 25 होता है, 7 का स्केयर यहाँ पे 49 होता है और 3 का स्केयर यहाँ पे 9 होता है। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड करके लिख लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। और यहाँ पे बेटे आपने कैलकुलेट से इसका चेक कर लेना स्क्वायर रूट 83 का क्या आंसर आता है। तो वो बेटा आंसर आता है 9.11। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। ठीक हो गया बेटे, ये यानी कि A से G तक आपने यहाँ पे ये साइड फाइंड कर लिया, यानी कि इस साइड का क्या आंसर आ गया A से G। ये था इसका पार्ट नंबर 1।
पार्ट नंबर 2 में आपको पता है ना वो एंगल कह रहे थे फाइंड करें, यानी कि वो एंगल क्या कह रहे थे फाइंड करें। ये देखिए ना, ये एक तो ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। अब वो कह रहे हैं जो है ना ए जी का एंगल फाइंड करें, यानी कि ये वाला एंगल आप यहाँ पे फाइंड करें। क्या करें, ए से जी वाला एंगल फाइंड करें। प्लेन आपके पास वो है जो आपके पास जो ये मैंने जो कह लें कि कलरिंग की हुई है, जो शेड किया हुआ है वो वाला यहाँ पे बेस है ना, तो बेस से यानी कि इसका जो है ना आपने जो है एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। अब आपके पास जो ट्रायंगल बनी हुई है वो आपके पास ये बन गई हुई है, ये मैं अलहदा से बना देता हूँ। ये बेटे आपके पास ट्रायंगल बन गई है, ए से जी और यहाँ पे सी इन्वॉल्व था, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें ए से जी और यहाँ पे ये सी इन्वॉल्व था, ये आपके पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो इसको आपने इन्वॉल्वमेंट करना है, ठीक हो गया बेटे। ए से जी, ठीक है, ए से जी जो अभी आपने फाइंड किया था, ये देखें ना ए से जी का अभी आपने आंसर निकाला था, वो क्या था 9.11 था। और यहाँ पे आपके पास ये देखें जो सी जी की वैल्यू कैसे निकाली है बेटे, वो इस तरह से निकालिए। ये देखें आपके पास ए ई यहाँ पे पैरेलल है सी जी के, तो जाहिर है फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए से ई सी से जी के इक्वल है, यानी कि ये 3 है तो ये भी क्या होगी 3 होगी। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक हो गया। तो बेटा ये था, इनकी वैल्यूज लिख ली हैं। अब यहाँ पे देखें ये बेटे इसकी क्या है परपेंडिकुलर है, ये इसकी क्या है जो यहाँ पे हाइपोटेसिस है। तो यहाँ पे आपने करना क्या, फाइंड करना क्या चाह रहे हैं, एंगल यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एंगल आपने यानी कि थीटा फाइंड करना है, तो वो यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ओवर एच। पी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एच की वैल्यू 9.11 है। तो यहाँ पे आपने एंगल फाइंड करना है। तो ये क्या करेंगे, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड को हम लिख लेते हैं इन्वर्स में। तो साइन इन्वर्स 3 ओवर 9.11 लिखेंगे। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ लग गई है। यही आपने एंगल फाइंड करना था और यहाँ पे ये एक साइड फाइंड करनी थी, बस यही था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक हो गया बेटे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है, यानी कि ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है ए बी सी डी ई एफ, और उसमें ये 3 साइड आपके पास गिवन है। तो आपने सिंपल यहाँ पे ए से एफ तक का यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से एफ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसी तरह से ए एफ का एंगल फाइंड करना है, ए एफ का और प्लेन बी सी ई एफ का, ठीक है। ए एफ का यहाँ पे आपने यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, सिंपल ये बात है, ये आपने एंगल फाइंड करना है। और यहाँ पे डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है हो गया। तो सिंपल यहाँ पे देखें 2 साइड्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आपने ये एक ट्रायंगल यहाँ पे बना के रख लेंगे। तो बेटा जी ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके डायग्राम भी बना के रख लिया है, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे बेटे आपने ए एफ फाइंड करना था, ए से एफ तक का यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे 2 साइड यहाँ पे गिवन थी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लग सकता है। पहले मैं यहाँ पे ना इसकी अलग से यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने अलग से यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, ये देखिए ना असल में उसी को शो कर रही है। ये देखिए ना ए से बी और बी से एफ, ठीक है, उसी को शो कर रही है। ये 3D में थी और ये इसको मैंने 2D में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे पता चल रहा है ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल जब भी होती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो टेढ़ी लाइन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपके पास क्या लें कि ये परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे बी एफ है तो बी एफ का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे स्केयर ले लेंगे। 8 का स्केयर यहाँ पे 64 और बी एफ का स्केयर यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्केयर क्या आएगा 196 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्केयर ले लेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेना है, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। दोनों साइड पे यहाँ पे स्केयर रूट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए स्केयर एंड स्केयर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका आंसर आता है फाइनल वो यहाँ पे लिख लेंगे। कैलकुलेटर से आपने करने हैं, कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे स्क्वायर रूट 260, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है, ठीक हो गया बेटे। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे थे, यहाँ पे एंगल फाइंड करें। पार्ट नंबर 2 में बेटे क्या कह रहे थे, एंगल फाइंड करें ए एफ का और प्लेन बी सी ई एफ का, यानी कि ए एफ का और बी सी ई एफ का यहाँ पे एंगल फाइंड करें। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये तो आपके पास ट्रायंगल इसी को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो एंगल है इसको आपने फाइंड करना है। असल में आपके पास ये 2 साइड गिवन है और तीसरी भी आपके पास आ गई। ये क्या है आपके पास आ गया 16.1 आ गई, ठीक है।
तो ये आगे तो इसी यहाँ पे ट्रायंगल को मैं अलग से बना लेता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलग से ट्रायंगल बना लिया है आपने। असल में एंगल यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, ए एफ वाला, और ये बेस जो आपके पास प्लेन बी सी एफ की बना है, इसका एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू तो अभी आपने फाइंड किया वो यहाँ पे लिखी है, और ये तो आपके पास गिवन थी वो मैंने लिख लिया। और यहाँ पे बैठे मैं फार्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ। आप अपने वजह से साइन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कॉज वाला भी, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने एंगल यहाँ पे बस फाइंड करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 8/14 लिखूंगा, ठीक है। तो यानी कि 8 यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस यहाँ पे 14 है, तो वो लिख लिया है। अब आपने ये देखें ना, हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को इन्वर्स में लिखते हैं, तो tan इन्वर्स 8/14 लिखेंगे। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर से इसका आंसर ले लीजिएगा, तो उसका आंसर ये आता है। शिफ्ट 10 लिखेंगे और आगे 8/14 कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो आपने लिख लेना। तो लिहाजा ये था इसका पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छी तरह समझ लग गई है। अब इसके 2 क्वेश्चन रह गए यहाँ पे 6 एंड 7 वाला, तो वो भी बेटे ध्यान से आपने समझने हैं, बहुत ईजी हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, कह रहे हैं कि हाशिम यहाँ पे वॉक कर रहा है 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। पहले वो नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वॉक करता है 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आता है। तो आपने उसका बैरिंग फाइंड करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट से इस फाइनल पोजीशन तक उसका बैरिंग फाइंड करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन से यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, उसका इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये आपके पास क्या है, नॉर्थ, यहाँ पे ये क्या साउथ, और ये क्या है ईस्ट, और ये क्या बेटे आपके पास वेस्ट है। तो हाशिम पहले जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है, वो कहाँ गया, 4 किलोमीटर, यानी कि इधर गया है नॉर्थ की तरफ, यानी कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यहाँ तक का क्या है 4 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट वो कह रहा है कि फिर उसने वॉक किया 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर वो कहाँ गया, ईस्ट की तरफ, इतना सा फिर इधर गया, यानी कि 3 जो है ना कह लें किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर था और 3 किलोमीटर क्या है उधर गया, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, उसका बैरिंग फाइंड करना है, असल में स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि आपने असल में उसका बैरिंग फाइंड करना है। तो बैरिंग कैसे फाइंड होगा, जब आपके पास ये एंगल यहाँ पे फाइंड होगा। तो बेटा एंगल यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा एंगल इस तरह से फाइंड करेंगे यहाँ पे फार्मूले की मदद से। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है। अगर यहाँ पे आप ऐसे करके देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है 3 किलोमीटर, और बेस यहाँ पे 4 किलोमीटर यूज़ हो रही है। तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि tan थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। पी की वैल्यू यहाँ पे 3 चल रही है तो 3 लिख लेंगे, ओवर बी की वैल्यू यहाँ पे 4 किलोमीटर है तो वो लिख लेंगे। इतनी बेटे बात समझ लगी है। अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना चाह रहे थे, थीटा फाइंड करना चाह रहे थे, तो tan यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके डिवाइड करेगा, डिवाइड को हम क्या लिख लेते हैं, इन्वर्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इन्वर्स 3/4। तो बेटा tan इन्वर्स 3/4 का आपने कैलकुलेटर से आंसर देखना है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है, ठीक हो गया। ये तो था इसका आंसर, लेकिन वो कह रहे थे यहाँ पे बैरिंग फाइंड करें स्टार्टिंग पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, आपने अगर इसका बैरिंग फाइंड करना है, ये देखिए ना नॉर्थ है, तो आपने फाइंड भी इसका ही करना है, ठीक है। ये नॉर्थ तक ही करना होता है ना, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो आपने इससे इस तक का करना था, तो इससे इस तक का किया, तो यानी कि आंसर यही आएगा, यही इसका बैरिंग है असल में, ठीक हो गया। तो यानी कि इसका बैरिंग आपने लिख लेना है 3D में। तो इसका बैरिंग क्या आ गया बेटे, बैरिंग आ गया आपको 3 पॉइंट्स में लिखने हैं, 3 फिगर्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे 036, ठीक है, या फिर 37 काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना राउंड ऑफ काट देंगे, इसको क्या कर देंगे 037, ठीक है। ये आप डिग्री लिख देंगे, ये यहाँ पे ये इसका आंसर है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 037, राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि 9 को 1 बढ़ा के उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 037 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसका करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि एक पायलट है जो फ्लाई कर रहा है
क्या कर रहा है 20 किलोमीटर और ना बैरंग 045, यानी कि एक पायलट जो है फ्लाई कर रहा है बैरंग, इस बैरंग के साथ, ठीक है। और फिर वो टर्न करता है एंड दी फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बैरंग, फिर वो बैरंग इतने बैरंग से वो फ्लाई करता है। तो आपने क्या चेक करना है, उनके चेक करना है डिस्टेंस चेक करना है, हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, ठीक है। प्लेन उसकी कितनी दूर है। तो असल में बेटे ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से जो आपने 7.4 में किया था, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है ना, ये उसी की तरह का ही है सवाल, ठीक है। ये हूबहू उसी तरह का ही क्वेश्चन है, तो आपने उसी को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है, यानी कि जो एक पायलट है 45 बैरंग के साथ, ये देखिए ना नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है ना, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से इसका 45 एंगल बना लेंगे और उससे फिर आपने ले जाने यहाँ पे वो 45 एंगल पे उसको लेके जाएं तो वो क्या आएगा 200 किलोमीटर वो कह रहे थे उसके बैरंग से लेके जाएं, यानी इतना 200 किलोमीटर पे गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर फ्लाई जो है ना, जो जहाज़ है फिर मुड़ा है, तो फिर उसकी परवान जो है मुड़ी है, तो वो कहाँ गई है, वो कितने डायरेक्शन में यहाँ पे कह रहे थे, फिर उसकी डायरेक्शन यहाँ पे कह रहे थे वो कितनी है 135 है, ठीक है। फिर वो कितनी परवान के साथ मूव किया 135 है, तो फिर आपने 135 की तरफ आपने मूव करना है। तो यानी कि इतना उसका एंगल बनाए दोबारा से बैरंग के साथ से, ठीक है। बैरंग तो पता है नॉर्थ से स्टार्ट होता है, तो नॉर्थ से उसका 135 एंगल बना लें, जहाँ पे भी आएगा उतना आपने फिर 150 किलोमीटर खींच लेना है। तो ये खींच लिया, इतना बेटे आपके पास समय लग गया है। अब आपने फाइंड क्या करना है, वो उसका इनिशियल पॉइंट से और ये जहाँ पर पहुँचा है इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। असल में ये इतना फाइंड करना है, यानी कि AC यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई है। तो सबसे पहले ये देखें ना, आपके पास ये एक ट्रायंगल शेप बन गया है। अब इसका पहले सबसे पहले एंगल फाइंड होगा तो फिर ही आप सब कुछ ये डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे ना। तो उसके लिए बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो भी आपके पास बैरंग है इनका सबसे पहले आपने डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इन दो बैरंग का डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि पहला जो आपके पास जो बैरंग ये था इसका 135 था और इसका 45 है, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा, जैसे कि इन दोनों को माइनस किया तो 90 आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 90 आ गया, तो 90 आपको पता चल रहा है ये एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि इसका यहाँ पे एंगल क्या गिवन है 90 गिवन है, यानी कि ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में तीसरी साइड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, ये देखें ना, ये एज अ कह लें परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या लें बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बे का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्केयर, ये आपके पास टेढ़ी लाइन है ना, एज अ ये समझें, ठीक है। तो इसका आपने फाइंड करना है, यानी कि ये देखिए लिख लिया मैंने फॉर्मूला यहाँ पे राइट ट्रायंगल का, क्या जी वो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्केयर बेस परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, तो परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे और बेस की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे। उन दोनों का यहाँ पे स्केयर ले लेंगे, स्केयर लेने के बाद इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद बेटे यहाँ पे क्या ले लेंगे, इधर इसका स्केयर रूट ले लेंगे, तो स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। अब आपको पता है इसका ये 250 का स्केयर बार है, ये आपने कैलकुलेटर से देख लेना है, तो स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो यहाँ पे इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस रिव्यू एक्सरसाइज की बहुत अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।